नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। और इनका अगर आप ट्रांसलेट बनाना जान जाते हैं तो इसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि इन सेंटेंस का जो है पेसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे होता है। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं और उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस क्यों कहा जाता है और उनका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बाद हमने लिखा है आज्ञा, प्रार्थना, विनय, सलाह या प्रस्ताव। कहने का मतलब हुआ कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में या तो आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, विनय किया जाता है या सलाह दी जाती है या प्रस्ताव रखा जाता है। किसी के सामने इन चीज़ों की से डिटेल जरूर आएगी। लाइक जैसे हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं करने के लिए, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से विनय कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति को हम कोई सलाह दे रहे हैं या किसी के सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब है कि इस इम्परेटिव सेंटेंस तो आ जाएगा, इसको पहचानेंगे कैसे आप? तो इसके पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है कि जो सेंटेंस हिंदी में लिखे रहेंगे उनके जो लास्ट का सेंटेंस होगा, सॉरी लास्ट का जो वर्ड होगा उसमें या तो ओ लिखा रहेगा या तो ओ की मात्रा वाली कोई चीज़ें लिखी रहेंगी। जैसे एक एक एग्जांपल हम आपको बताते चलेंगे। तो जैसे यहाँ पर ऑलरेडी ओ लिखा हुआ है तो इनको ये इसी से समझ में आ जाता है कि ये हमारा जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। और इसमें दूसरी चीज़ है कि इसमें हमेशा सब्जेक्ट यू है जो छुपा रहता है और उसको कहीं पर लिखा नहीं जाता है, और ये सेंटेंस ऑटोमेटिक जो है आपका इम्परेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट हो जाता है। अब आप इस देखिए, नौकर को बुलाओ। कोई किसी व्यक्ति को कह रहा है कि नौकर को बुलाओ या तुम नौकर को बुलाओ, सेम चीज़ है। चाहे लिखा रहे नौकर को बुलाओ या लिखा रहे तुम नौकर को बुलाओ, तो यहाँ पर तुम जो है हिडन है, छिपा हुआ है, तो उसका यूज़ नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो वर्ब है हमारा सेंटेंस में उस वर्ब को ही सबसे पहले लिखा जाता है, जैसे और उसकी फर्स्ट फॉर्म भी लिखी जाती है। तो जैसे बुलाना की इंग्लिश होती है कॉल, तो कॉल हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, जो कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। लिखा है नौकर को, तो को की इंग्लिश कोई नहीं होती है, तो नौकर का हो जाएगा द सर्वेंट। तो जो नौकर को बुलाओ की इंग्लिश होगी या ट्रांसलेट होगा वो होगा कॉल द सर्वेंट। या अगर यहाँ पर जैसे हमने बताया कि तुम छिपा हुआ है, तुम नौकर को बुलाओ, तो आप यू कॉल द सर्वेंट नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। फिलहाल आपके समझने के लिए बता दूं कि यू यहाँ पर छिपा है और यू यहाँ पर भी छुपा है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट। अगर यहाँ पर यू है तो ये सब्जेक्ट मान लेते हैं, कॉल वर्ब हो जाएगा, सर्वेंट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस का जो ट्रांसलेट होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने जो लिया है वो लिया है कृपया नौकर को बुलाओ। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, नौकर को बुलाओ, नौकर को बुलाओ, यहाँ पर कृपया लगा दिया गया है, तो कृपया की इंग्लिश होती है प्लीज़, बाकी कॉल द सर्वेंट सेम ऐसे उतर जाएगा। तो कृपया नौकर को बुलाओ का जो ट्रांसलेट होगा प्लीज़ कॉल द सर्वेंट। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस आ रहा है वो हमारा है दरवाज़ा बंद मत करो। आ रहा है दरवाज़ा बंद मत करो। अब यहाँ पर मत, ये जो मत लिखा है ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। ये मत हमें बता रहा है कि ये निगेटिव है। तो और ये देखिए रा पर ओ की मात्रा चढ़ी हुई है, ये इम्परेटिव सेंटेंस का हमारा जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, ये वाली लाइन जो लिखी है। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने वर्ब सबसे पहले लिखा था तो यहाँ पर भी वर्ब लिखते सबसे पहले, लेकिन वर्ब से पहले हमेशा आप नॉट यूज़ करते हैं। कोई भी सेंटेंस आप अगर बना रहे हैं तो आप देखिएगा कि जो वर्ब लिखते हैं वर्ब से पहले नॉट, डू नॉट, डज नॉट या हैज़ नॉट, हैव नॉट, कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वर्ब से ठीक पहले लगाते हैं। तो ये यहाँ पर मत है जो कि नहीं शो कर रहा है, तो नहीं की अंग्रेजी डू नॉट यहाँ पर लिखेंगे, इंग्लिश जो होगी डू नॉट होगी। तो मत की इंग्लिश हमने डू नॉट लिख दिया। अब उसके बाद सेम कंडीशन होगी, बंद करना की इंग्लिश होती है शट, और दरवाज़ा हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट जो पीछे चले जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ छुपी हुई है वो है तुम। अब इसका अगर हम बताएं तो शुद्ध होगा तुम दरवाज़ा बंद मत करो, लेकिन तुम छुपा रहने के कारण तुम यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, और जब यहाँ पर नहीं लिखा जाता तो ट्रांसलेट करते भी समय हम यू का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर यू होता और हम यहाँ पर यू लिखते तो लिखते यू डू नॉट शट द डोर, बट यहाँ पर जो है यू हिडन रहता है, इस वजह से इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है झूठ मत बोलो।
अब यहाँ भी मत है, ला पर ओ की मात्रा चढ़ी हुई है, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा हमारा। तो मत यहाँ पर है, मत यहाँ भी था, तो यहाँ पर मत की इंग्लिश डू नॉट, तो यहाँ पर भी डू नॉट होगी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में डोंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डू नॉट या डोंट लिख देंगे। उसके बाद बोलना की इंग्लिश होती है टेल, और झूठ की होती ए लाई लिखते हैं। तो झूठ मत बोलो की जो इंग्लिश होगी डोंट टेल ए लाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी यू छुपा हुआ है बट लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद एक सेंटेंस ऐसा मिलता जुलता है, कभी झूठ मत बोलो। एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा आ गई, कभी। एक चीज़ हो गई झूठ मत बोलो, और एक होगा कभी झूठ मत बोलो। तो ये नेवर का प्रयोग करेगा, क्योंकि कभी और मत, तो कभी और मत मतलब ना, तो कभी नहीं लिखा है यहाँ पर। तो कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर। सिर्फ मत की इंग्लिश डोंट होगी, तो कभी नहीं की नेवर होगी। तो कभी नहीं हम पहले ही लिख देंगे तो नेवर, उसके बाद हो जाएगा झूठ मत बोल, वो झूठ, तो टेल, बोलने की इंग्लिश हो जाएगी टेल, और झूठ की हो जाएगी ए लाई। तो यहाँ पर था झूठ मत बोलो, डोंट टेल ए लाई। यहाँ पर था कभी झूठ मत बोलो, हो जाएगा नेवर टेल ए लाई। ये सेंटेंस हो जाएगा। अब हमने अगला जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है कृपया आप गीत मत गाइए। और ये सेंटेंस जो हमारा शो कर रहा है, एक ही मात्रा भी अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है लेकिन उसमें सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है, तो वो इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य बनता है। कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे, जैसे कृपया यहाँ पर लिखा है तो प्लीज़ का हम प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर मत लिखा है मतलब यहाँ भी डू नॉट का प्रयोग होगा, तो प्लीज़ डू नॉट। फिर गाने की इंग्लिश होती है सिंग, तो गाइए की इंग्लिश सिंग हो जाएगी। और जो गीत या सॉन्ग है उसको हम ए सॉन्ग यहाँ पर लिखेंगे, और अब की इंग्लिश होती है नाउ, तो ये हो जाएगा नाउ। तो हो जाएगा प्लीज़ डू नॉट सिंग ए सॉन्ग नाउ। ये हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा कृपया अब गीत मत गाइए, इस वाले इम्परेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट बन जाएगा। अब अगला जो आता है, तुम बाग में जाओ। तुम बाग में जाओ लिखा, अब यहाँ पर तुम लिखा हुआ है लेकिन हम तुम का ट्रांसलेट में यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज ये ट्रांसलेट पूरा गलत हो जाएगा। तो तुम यहाँ पर लिखा है उसको लिखा रहने दें। अब ये देखें ओ लिखा है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस शो कर रहा है कि ये वाला सेंटेंस ओ जो है इम्परेटिव सेंटेंस है। तो गो, अब जाओ की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, गो टू, कहाँ पर जाना है, द गार्डन, गो टू द गार्डन। ये हमारी जो है इंग्लिश हो जाएगी, या इसका ट्रांसलेट हो जाएगा। तुम की इंग्लिश यहाँ पर यू नहीं लिखा जाएगा, अदरवाइज पूरा सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, यहाँ पर हमने लिया मोहन कॉमा तुम बाग में जाओ। किसी से कह रहे हैं, मोहन का नाम लेकर कोई व्यक्ति कह रहा है मोहन तुम बाग में जाओ, तो इसके दो कंडीशन होंगी बनाने के लिए। पहला, मोहन आप स्टार्टिंग में लिख दिए, कॉमा लगा दीजिए स्टार्टिंग में लिखकर। उसके बाद बाग में जाओ, तो तुम तो है ही है लेकिन तुम का यूज़ करेंगे नहीं, तो जाने की इंग्लिश होती है गो, तो यहाँ पर गो टू लिखेंगे। कहाँ पर जाना है, बाग में, द गार्डन हो जाएगा। तो मोहन तुम बाग में जाओ का जो ट्रांसलेट होगा, मोहन कॉमा गो टू द गार्डन। अथवा दूसरा क्या बनेगा कि मोहन को हम सबसे पीछे लिख देंगे, बाकी हो जाएगा गो टू द गार्डन कॉमा मोहन। तो ये दोनों कंडीशन सेम है, आपकी जो मर्जी आप वो लिख सकते हैं। दोनों सेंटेंसेस में पूरे के पूरे करेक्ट होंगे, इसमें गलत कोई भी सेंटेंस नहीं होगा। अब हम तीसरा जो आपको बताने जा रहे हैं, जो है मोहन कॉमा तुम बाग में मत जाओ। यहाँ पे जो था साधारण वाक्य था, यहाँ पर मत आ गया है, बाकी चीज़ें सारी की सारी सेम है। तो ये जो अगर दो तरीका से बन रहा है तो ये भी दो तरीका से ही बनेगा, क्योंकि इसमें मत लगा है तो वो अलग से आ जाएगा, बाकी चीज़ें दोनों सेम है। तो यहाँ पर पहले कंडीशन में हमने मोहन के बाद कॉमा लगा दिया था, तो कॉमा लगा देंगे। यहाँ पर गो टू द गार्डन था, यहाँ पर मत लिखा है, तो डू नॉट गो टू द गार्डन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जाने की इंग्लिश गो टू होती है तो आगे ले आएंगे, बाग की होती है गार्डन, तो द गार्डन पीछे लिख देंगे। तुम कहीं लिखा नहीं जाएगा, इस वजह से तुम यहाँ पर हिडन है, वो लिखते नहीं है। अथवा दूसरी कंडीशन जो होगी, डू नॉट या डोंट गो टू द गार्डन हो जाएगा, डोंट गो टू द गार्डन कॉमा लगा के लिख देंगे मोहन, और ये हो जाएगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, जो कि मोहन तुम बाग में मत जाओ की दोनों कैटेगरी यहाँ पर हमने लिख दी है। तो आशा करता हूँ जो इम्परेटिव सेंटेंस का हमने ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं ये आप समझ गए होंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।